दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर अपन देखा था बिंदुसार तक, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में पढ़ा था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आता है अपने अशोक। अशोक का टाइम पीरियड आता है 273 से 232 तक। ये उल्टा इसलिए चलता है, बीसी के अंदर है, ठीक है। तो अशोक शासक बना था 273 के अंदर, और 232 तक शासक रहा अशोक। अशोक का राज्याभिषेक पूछ ले तो कब हुआ था? 269 बीसी के अंदर अशोक का राज्याभिषेक हुआ। शासक तो 273 के बन गया, लेकिन राज्याभिषेक बाद के अंदर हुआ था 269 बीसी के अंदर। और अशोक के जो शिलालेख है, एक शिलालेख है 5वां शिलालेख अशोक का, उसके अंदर उसके जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। ये अफवाह चल रही है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारकर शासक बना, लेकिन 5वें शिलालेख से अपन को पता चलता है अशोक के जो भाई थे उनका उल्लेख किया गया है 5वें शिलालेख के अंदर। इसका मतलब वो क्या थे? जीवित थे। तो ये लोग कहते हैं ना, अफवाह उड़ती है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मार के शासन किया था। ये गलत है, क्योंकि 5वें शिलालेख अशोक के अंदर बताया गया, अशोक ने कहा मेरे जीवित भाइयों की संख्या बताई गई है, और 5वें शिलालेख के अंदर। इसके बाद आता है अशोक का जीवन परिचय। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, और इसकी माता थी माता इनकी थी सुभद्रांगी। माता क्या नाम था? सुभद्रांगी। और इसकी पत्नियां थी, क्योंकि राजा था तो कई पत्नियां होती है, इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए 3 ही लिखाई है यहाँ पर। संघमित्रा, कारुवाकी और महादेवी। इस कारुवाकी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों के अंदर है। इसका उल्लेख कहाँ है? अभिलेखों में उल्लेख। तो थोड़ा ये ध्यान रखना। इसके बाद अशोक के कई पुत्र भी थे। पुत्रों के नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है। कुणाल है, महेंद्र है, तिमर है, जलोक है। आप लिख लो यहाँ, कुणाल, महेंद्र और तिमर और जलोक। ये इनकी पुत्र थे, और पुत्रियां थी संघमित्रा और चारुमती। ये अशोक की पुत्र और पुत्रियां। इसके बाद अशोक आता है कलिंग युद्ध। इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध कहाँ है? उड़ीसा के अंदर कलिंग है। ये कलिंग कहां पर जगह है? उड़ीसा के अंदर। और कलिंग, इसकी जानकारी किस शिलालेख के अंदर मिलती है? तो 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है। अशोक का सबसे बेस्ट परिचय है तो कलिंग से ही अपन को पता चलता है, और इसका इंपॉर्टेंट ही कलिंग है, बाकी इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अशोक का कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से मिलती है। और कलिंग युद्ध लड़ा गया कब? 261 बीसी को। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी को कलिंग युद्ध लड़ा गया। और कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष और 9वें वर्ष में लड़ा गया। 8वें वर्ष के बाद, यानी किस वर्ष लड़ा गया? 261। और पूछ ले, ये भी क्वेश्चन एक बार आ रखा है कि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के किस वर्ष में लड़ा गया? तो 9वें वर्ष में। 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष के अंदर 261 बीसी के अंदर कलिंग युद्ध लड़ा गया। कलिंग युद्ध के बाद के अंदर जो बौद्ध भिक्षुक था। कौन? उपगुप्त। ये अशोक से मिला था, और इसी की कहते हैं प्रेरणा से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अशोक और बौद्ध धर्म, इसका क्या संबंध है वही देख लेते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की। अपने बौद्ध धर्म पढ़ा था, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल के अंदर बताया बौद्ध गया को। और 20वें वर्ष लुम्बिनी वन, जहां पर बुद्ध से संबंधित है, अपने जो बुद्ध धर्म पढ़ा था उसके अंदर इसको डीप के अंदर पढ़ा, बौद्ध गया और लुम्बिनी को। फिर है कि अशोक किसकी प्रेरणा से वो बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो अशोक ने मंगोली पुत्र तीर्थ की प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। वो ये गृहस्थ अनुयायी था। बौद्ध धर्म का कौन सा अनुयायी था? वो अशोक गृहस्थी। और किसकी प्रेरणा से इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? मंगोली पुत्र तीर्थ की प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। और अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का केवल गृहस्थ अनुयायी था। दिव्य दान के अनुसार, अपने ये पढ़ा था दिव्य दान ग्रंथों को,
दिव्यदान के अनुसार अशोक को अंतिम समय कुणाल का पुत्र था संप्रवति। अपने जो अभी पुत्र लिखाया था मैंने, कुणाल, महेंद्र, जलोक, वो उस कुणाल का पुत्र था संप्रति, उसने इसको कैद कर लिया था। कैद क्यों कर लिया था? क्यों? अशोक बहुत ज्यादा दान देने लग गया और उसको संप्रति को लगा ये इतना दान देगा तो एक खजाना खाली हो जाएगा। इसने क्या किया? अशोक को कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद क्या किया था कि इसको सिर्फ जीवन यापन के लिए आधा आंवला दिया जाने लगा कि ये जीवित रहे, इसीलिए क्या आधा आंवला इसको दिया जाने लगा। और ये इसका उल्लेख किया रखा है। फिर आता है अशोक के उत्तरदायी कौन कौन में। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल बना था शासक। अशोक के बाद क्या बना था? उसका पुत्र कुणाल। क्योंकि कुणाल का ही पुत्र, मैंने वही बताया, संप्रति, इसने क्या किया? अशोक को कैद कर लिया और उस जीवन यापन के लिए आधा आंवला ही देने लगा ताकि ये जीवित रहे, मरे नहीं, और इसकी उम्र के हिसाब से ये मरे। तो अशोक के उत्तरदायी का सबसे पुत्र, उसका पुत्र, अशोक का पुत्र कुणाल शासक बना। और अशोक के अंदर सबसे पूछ ले श्रेष्ठ शासक कौन? यही संप्रति हुआ था। और अशोक का एक और पुत्र था, कौन सा? जलोक। मैंने अभी बताया आपको, कुणाल, महेंद्र, जलोक। तो ये जो जलोक पुत्र था, इसने कश्मीर के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था, अशोक के कौन से पुत्र ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी? तो जलोक था। उसका नाम क्या था? जलोक। और अशोक का उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य कौन था? संप्रति। अभी मैंने बताया अशोक को कैद कर लिया और जीवन यापन के लिए आधा आंवला दिए जाने लगा। फिर आता है अशोक ने भी क्या किया कि इसने भी क्या चंद्रगुप्त की तरह श्रवणबेल गोला, कर्नाटक है, वहां पर चला गया अपने जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। और चंद्रगुप्त का मैंने यही बताया था, चंद्रगुप्त के अंतिम समय से 12 वर्ष का अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त चल गया श्रवणबेल गोला, कर्नाटक के अंदर है, और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए था। हर्ष चरित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग, कौन सा है? पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त को सैनिक निरीक्षण के दौरान मार दिया। और इसके बाद आता है शुंग वंश, आगे अपन कण्व वंश वो पढ़ेंगे। तो अशोक का अंतिम सम्राट, मौर्य काल का अंतिम सम्राट कौन था? ब्रह्मदत्त कहा जाता है। कौन सा था? बृहदत्त कहा जाता है इसको। और एक सैनिक निरीक्षण के दौरान इसने हत्या कर दी थी। और अंतिम मौर्य शासक भी इसी को कहा जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम पूछ ले, मौर्य शासक कौन था? तो बृहदत्त था। और अब अपन पढ़ेंगे अशोक से साथ इसका खत्म हो जाता है अपना मौर्य काल। और अब अपन पढ़ेंगे इस मौर्य काल की जो कला कौन सी है और इसकी जो शैलियां हैं और इसकी जो भाषाएं, अपन वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अपन वो देख लेते हैं एक बार। इसके बाद अपन आता है मौर्य काल प्रशासन कैसा था, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट शासक हुए थे वो अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है मौर्य काल की प्रशासन। तो राजा था मौर्य काल के अंदर, जो मौर्य राजा का स्वरपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इनका प्रधान माना जाता था। राजा क्या है मौर्य काल के अंदर? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इनका प्रधान कौन, किसको कहा जाता था? राजा को कहा जाता था। प्रथम कलिंग शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रजा को क्या बताया था? संतान बताया था। क्वेश्चन आ रखा है ये कि किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रजा को संतान बताया? तो प्रथम कलिंग शिलालेख। कौन सा? प्रथम कलिंग शिलालेख के अंदर अशोक ने क्या बताया? अपनी राजा को क्या संतान बताया था। इसके बाद और आती है अपने यहां पर इस शिलालेख, ये अगर ये प्रथम कलिंग शिलालेख था, लेकिन अशोक का कौन सा शिलालेख है? ये 13वां शिलालेख था। अगर अशोक का पूछ ले कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख के अंदर अशोक ने अपनी प्रजा को क्या बताया? संतान बताई था। एक आता है अमात्य। अमात्य का अर्थ होता है यहाँ अधिकारियों का जो सामान्य वर्ग होता है उसको अमात्य कहा जाता था। अधिकारियों का सामान्य वर्ग, क्वेश्चन आ रखा है इसीलिए ये मैंने सारे लिखा दिए। अमात्य का मतलब होता है अधिकारियों का सामान्य वर्ग। मंत्रिण होता है, एक छोटी समिति होती है मंत्रिण, उसको कहा जाता है। और मंत्री परिषद एक बड़ी समिति, उसको मंत्री परिषद कहा जाता है। इसके बाद आता अपने जो मौर्य काल के अंदर जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था? तीर्थ या महामात्र क्या कहा जाए। तो मौर्य काल के अंदर क्वेश्चन आ रखा था कि प्रथम श्रेणी की संख्या कितनी थी, ये बात पूछी थी। तो मैंने इसको एक कदम आगे बढ़ा के आपको बता दिया। प्रथम श्रेणी की जो अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता है?
तीर्थ कहा जाता है और इसकी संख्या कितनी थी? 18। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ रखा है और इसकी एक कदम आके मैंने इसके अधिकारियों को क्या कहा जाता है वो भी बता दिया। जैसे ये अधिकारी कौन कौन से, मैं जो थोड़े बहुत है एक दो मैं उसका नाम बता देता हूं। जैसे समाहर्ता, समाहर्ता का मतलब जो राजस्व निर्धारित करता है उसको क्या कहता है? समाहर्ता। सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष। दुर्गपाल, ये तो आपको पता है दुर्गपाल किसको कहा जाता है? दंडपाल, जो दंड देने वाला। अंत्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है। अंत्यपाल मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनका प्रधान, जो सीमा के चारों ओर है क्षेत्र उसका प्रधान क्या? अंत्यपाल। पदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का प्रधान क्या कहता है? पदेष्टा। वो हारिक क्या कहता है? दीवानी न्यायालय का क्या? वो हारिक। और प्रास्ता क्या मतलब राज्य के आदेशों को लिखने वाला क्या कहलाता है? प्रास्ता कहलाता है। ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको लिखा दिए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौर। पौर का क्या है? नगर का प्रधान क्या कहलाता था? पौर कहलाता। मौर्य काल के नगर का प्रधान पौर कहलाता। मौर्य काल में द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी है वो क्या कहलाते थे? अध्यक्ष कहलाते थे। जैसे सीता अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट। सीता अध्यक्ष जो राज की भूमि का अध्यक्ष होता है वो सीता अध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सीता। जो राज की आय प्राप्त होती है उसको सीता कहा जाता था। राज की आय को क्या कहता था? सीता। और सीता अध्यक्ष मतलब राज की भूमि का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष। और यहां और लिखना, सीता किसको कहा जाता है? जो राज की भूमि से आय प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? सीता। पोता अध्यक्ष मतलब माप तोल विभाग का अध्यक्ष पोता अध्यक्ष कहलाता है। ये द्वितीय श्रेणी के जो थे ना अधिकारी उनको अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद आता है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल के अंदर जो प्रांत के प्रशासन है वो कैसे थे? तो मौर्य काल में प्रांत के लिए चक्कर या रथ कहा गया। प्रांत के लिए क्या वर्ड काम लिया गया? रथ या चक्कर। और प्रांतपति को आर्य, पुत्र या कुमार कहा गया। इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल में प्रांत के लिए कौन सा वर्ड काम लिया? तो इंपॉर्टेंट नहीं है, रथ ज्यादा है, चक्कर का यूज नहीं है, क्वेश्चन रथ पर आ रखा है। और प्रांतपति को क्या कहा है? आर्य, पुत्र या कुमार कहा गया। तो जो चंद्रगुप्त के जो प्रांत की बात आ गई तो अपन देख लेते हैं चंद्रगुप्त के समय कितने प्रांत है? 4। और अशोक के समय कितने प्रांत है? 5। क्योंकि अंतिम समय, चंद्रगुप्त के अंतिम समय के अंदर ये जो कलिंग ये स्वतंत्र हो गया था, इसलिए अशोक को वापस जीतना पड़ा। और अशोक के प्रांत कितने हो गए? 5 प्रांत हो गए। कौन कौन से है 5 प्रांत? अपन उनकी राजधानियां भी देख लेते हैं। जैसे उत्तरारथ, उत्तरारथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। अवंतीरथ उसकी राजधानी उज्जैन। दक्षिणारथ शून्यगिरी। मध्य देश पाटलिपुत्र। और कलिंग की राजधानी तोसली। ये 5 थे। अशोक के समय 5 प्रांत है। इन 5 प्रांतों का मैंने आपको उल्लेख कर दिया कौन कौन से हैं। इसके बाद आता है मौर्य काल के समय जो स्थानीय प्रशासन होता है उसके नाम दे रखे हैं, अपन वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने इसको एक पूरी सारणी की तरह लिखा है, आप इसको नोट कर लेना। ग्राम, ग्राम का मैंने अभी क्या बताया था? गोप। गांव का अधिकारी क्या कहलाता है? गोप कहलाता है। तो यहां लिख दो गांव का अधिकारी, गांव का अधिकारी। मैं इसको पूरा आपको बताऊंगा कौन कौन से। संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है संग्रह, 10 गांवों का समूह है। 10 गांव इसके अंदर संग्रहण के अंदर सम्मिलित होते थे। ग्राम के अंदर 1 गांव और संग्रहण के अंदर 10 गांव सम्मिलित होते थे। फिर आता है खारवेटिक, खारवेटी के अंदर कितने गांव आते थे? 200 गांव। 200 गांव किसके अंदर? खारवेटी के अंदर आते थे। फिर आता है द्रोणमुख, इस द्रोणमुख के अंदर 400 गांव आते थे। 400 गांव, ये याद रखना थोड़ा सा आप, द्रोणमुख किसको कहते हैं? 400 गांव। फिर आता है स्थानीय, स्थानीय मतलब 800 गांवों का समूह है। स्थानीय मतलब 800 गांवों का समूह है, गांवों का समूह है, स्थानीय कहलाता था। फिर आता है विषय, विषय का मौर्य काल में अर्थ होता था जिला। विषय का अर्थ वर्तमान में क्या है? जिला। फिर आता है मंडल और सबसे बड़ा प्रांत। इसको आप ऐसे ही नोट करना अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। सबसे छोटी इकाई आ जाएगी, पूछ ले तो ग्राम, जिसको गोप, गांव का अधिकारी गोप, और सबसे बड़ी प्रांत, गोप से बड़ी संग्रहण, खारवेटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, विषय जिसको अपन कहते हैं जिला, और एक मंडल और एक और प्रांत। ये मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, जो भी थे स्थानीय प्रशासन वो भी बता दिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे मौर्य काल के अंदर और भी न्याय प्रशासन कैसा था, नगर प्रशासन कैसा था, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बढ़ाऊंगा तो आराम से समझ में आएगा। और आप सोचते होंगे इंडिया हिस्ट्री
टफ है। मैंने आपको इसको एकदम शॉर्ट के अंदर अच्छे से ओल्ड क्वेश्चन को समावेश करके पॉइंट वाइज लिखा है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर मौर्य काल की कला ये भी अपन ने डिस्कस कर लेंगे। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना कमेंट्स के अंदर, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।